Namaskar, dear students. After a long time, I am back again sharing with all of you the videos on jurisprudence. I am Dr. Vibha Sharma, Associate Professor in Government Law College, Ajmer. लगभग 1.5 या सवा महीने का जो ये अंतराल रहा, जिसमें कि आप लोगों के साथ विधि शास्त्र संबंधी जो विभिन्न विषय हैं, उनके वीडियोस मैंने आप जो साझा नहीं किए, उसका मुख्य कारण यह रहा कि जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, उनके कुछ विषयों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए मैंने उन विषयों के संबंध में कुछ अपने वीडियोस जो हैं उनको अपलोड किया था। बहरहाल अब विधि शास्त्र संबंधी ये जो लेक्चर्स अपलोड करने का जरिया है, यह अब अनवरत चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि पूर्व में जो मैंने अपने 6 लेक्चर्स को वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा किया था, जिनमें के विधि शास्त्र की परिभाषा, उसका महत्व इत्यादि के संबंध में मैंने आप लोगों को बतलाया था, वो आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ यह भी आप लोगों को मालूम ही है कि यदि आप लोगों को उसके संबंध में कोई भी शंका हो या कोई भी जिज्ञासा हो, आप मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, भले ही व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम विधि शास्त्र के अंतर्गत जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, उनके बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जिनके बारे में हम विधि शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और ये इस प्रकार से व्यवस्थित क्यों है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब हम विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विचारधाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन विभिन्न विचारधाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले एक बहुत ही माकूल सा जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, वो ये है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत ये विभिन्न विचारधाराएं क्यों हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि जो विधि शास्त्री हैं, उन्होंने विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों में अपने अपने दृष्टिकोणों से विधि का अध्ययन किया था। अब उनका जो विधि का अध्ययन था, उससे जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनको स्पष्ट रूप से और सुविधाजनक रूप से समझने के लिए विधि शास्त्रियों को उनकी अप्रोच यानी उनके दृष्टिकोण के अनुसार इन विभिन्न विचारधाराओं में रखा गया है। ठीक है ना? तो ये आवश्यक नहीं है कि यदि एक विधि शास्त्री जिसे नेचुरल लॉ स्कूल मान लीजिए, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो दृष्टिकोण है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नेचुरल लॉ स्कूल तक ही लिमिटेड हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, उसको स्पष्ट रूप से और सुविधाजनक रूप से समझने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर यानी कि विशिष्ट विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है और उसी में हम उनके बारे में अध्ययन भी करते हैं। ठीक है ना? तो अब हम जान लेते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा, उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा, फिर एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा, उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल यानी समाजशास्त्रीय विचारधारा और रियलिस्ट स्कूल यानी यथार्थवादी विचारधारा। अब यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट कर देना बहुत ही आवश्यक है कि क्योंकि हमने इनको इस तरह से कि नेचुरल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल इस तरह से पढ़ा है, तो कोई हायरार्की नहीं है कि पहले ये स्कूल आया, फिर ये आया, फिर ये और फिर ये और फिर ये, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक जो ये यूज किया है आप लोगों के लिए स्लाइड के ऊपर, ये इसके अंतर्गत एक सर्कल है और इस सर्कल में ही ये विभिन्न सर्कल्स यूज्ड हैं। तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि एक ही विचारधारा एक ही पर्टिकुलर समय में रही हो और उसके बाद में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी आई हो, ऐसा नहीं है। एक ही समय में विभिन्न विचारधाराएं भी एग्जिस्टेंस में रह सकती हैं, है ना? ये तो हम लोग जानते ही हैं।
दृष्टिकोण जो होता है वह तो अलग अलग व्यक्तियों का एक ही समय में अलग अलग हो सकता है, करेक्ट? तो आइए हम लोग विधि शास्त्र के संबंध में जो प्राकृतिक विधि की विचारधारा रही है उसके बारे में हम जानेंगे कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत विधि का अध्ययन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, so now we will start with the natural law school यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा। हमारे लिए जानना आवश्यक है कि प्राकृतिक विधि के सिद्धांत अनवरत रूप से पूर्ण न्याय की खोज को प्रतिबिंबित करते हैं। The natural law theories reflect a perpetual quest for absolute justice. It actually is in the form of an appeal to absolute justice, authority, and rules higher than positive law. ये एक प्रकार से गुहार है पूर्ण न्याय, शक्ति तथा सकारात्मक विधि से उच्चतर विधि के लिए। So the basic concept under the natural law school has remained, and that is that natural law is higher law than positive law. प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत मूल संकल्पना हमेशा से यही रही है कि प्राकृतिक विधि सकारात्मक विधि से उच्चतर है। So then, in jurisprudence, the term natural law means those rules and principles which are considered to have emanated from supreme source, which are actually other than any political or worldly authority. प्राकृतिक विधि ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जिनका उद्भव सर्वोच्च स्रोत से है, माने के राजनैतिक अथवा सांसारिक अधिकारी से इतर यानी उनके अलावा। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ प्राकृतिक विधि के विचारों में भी परिवर्तन आता रहा है, किंतु जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया कि मूल संकल्पना हमेशा से यही रही कि प्राकृतिक विधि सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ से उच्चतर है। We must also note that these theories, though mostly divergent in nature and supporting contrary ideologies, proceed from the common ground that the source of these rules is not any worldly authority. हालांकि ये जो सिद्धांत हैं प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत वो अपनी प्रकृति और अपने विचारों में एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं, लेकिन ये एक समान रूप से आधार रखते हैं और वह है कि ये सभी नियम जो हैं किसी भी सांसारिक प्राधिकारी से उपजे हुए नहीं हैं। अब क्योंकि कई विधि शास्त्रियों ने ऐसे जो नियम हैं उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बतलाया या फिर उन्हें प्रकृति की देन बतलाया या फिर ये कहा कि ये तो युक्ति यानी कि रीजन के प्रोडक्ट्स हैं, उससे उपजे हुए हैं, इस कारण से नेचुरल लॉ को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया, जैसे कि डिवाइन लॉ दैवीय विधि, मॉरल लॉ नैतिक विधि, लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति की विधि, यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वलौकिक विधि, लॉ ऑफ गॉड यानी ईश्वरीय विधि, एटर्नल लॉ इत्यादि, शाश्वत विधि इत्यादि। ठीक है ना? तो ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं इनसे ही आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत जो विधि शास्त्रियों की अप्रोच रही वो कमोबेश इन चीजों पर आधारित रही है। ठीक है ना? मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विधि का प्रयोग 5 अर्थों में किया गया है। Natural law term is used in 5 senses, and these are that it is an ideal which guides the development of law and administration of law. यह वह आदर्श है जो विधि के विकास और विधि के प्रशासन का दिशा निर्देशन करती है। फिर it is that basic feature of morality of the law itself which stops the total separation between the elements of
as is and as ought. यह स्वयं विधि में आधारभूत नैतिकता का वह गुण या लक्षण है जो विधि में जो है तथा जो चाहिए के तत्वों के बीच पूर्ण अलगाव को रोकता है। अब ये जो टर्म्स हैं as is and as ought, जो है तथा जो चाहिए, इनके क्या अर्थ है ये आप लोगों को आगे जब हम लोग विभिन्न विषयों के बारे में जानेंगे तो डेफिनेटली समझ सकेंगे, है ना। अभी हम देख लेते हैं कि नेचुरल विधि को और किस अर्थ में यूज किया गया है। So it is said that natural law is a way to search for absolute law. प्राकृतिक विधि पूर्ण विधि को ढूंढने का तरीका है। फिर ये भी कहा गया है that it is the content of absolute law which is received with reason, that is prudence. यह विवेक द्वारा प्राप्त पूर्ण विधि की अंतर्वस्तु है। और फिर यह भी माना गया that natural law is the essential element of the existence of law. प्राकृतिक विधि विधि की विद्यमानता या अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व है। ठीक है, तो इन 5 सेंसेस में नेचुरल लॉ को साधारणतया यूज किया गया है। ओके, तो अभी पिछले वीडियोस में हम ये तो जान ही चुके हैं कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं वो दरअसल एक शाश्वत खोज को प्रतिबिंबित करते हैं जो कि पूर्ण न्याय के लिए है ना। We already know from the previous slides that the natural law theories reflect a perpetual quest for absolute justice. तो हम ये पाते हैं कि कई बार प्राकृतिक विधि के किसी सिद्धांत का उपयोग किसी प्राधिकारी के अधिकार को बनाए रखने के लिए हुआ है और कभी प्राकृतिक विधि के किसी सिद्धांत का उपयोग प्राधिकारी के अधिकार के विरुद्ध क्रांति लाने के लिए भी हुआ है। ओके, सो एक्चुअली द theories under natural law school were used to support existing authority and also to foment revolutions against it. So in the name of natural law, from time to time, different principles and ideologies have been preached. प्राकृतिक विधि के अंतर्गत समय समय पर भिन्न भिन्न सिद्धांतों को और विचारों को कहा गया है, बतलाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि प्राकृतिक विधि जो है ये केवल एक थियोरेटिकल डिस्कशन के लिए ही है और वास्तविक रूप में इसका कभी भी उपयोग नहीं हुआ है। यदि हम ऐसा सोचें तो यह एक्चुअली निराधार है, क्योंकि नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक विधि का जो इन्फ्लुएंस है वो हम रोमन्स में जो जस नेचुरले का कंसेप्ट था या जस सिविले का जो कंसेप्ट था उसमें हम पाते हैं कि वहां पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नेचुरल लॉ को एक्चुअली यूज किया गया था। उसी तरह से हम पाते हैं कि मध्ययुगीन काल में चर्चेस के द्वारा भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट के मूवमेंट के लिए भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का उपयोग किया गया था, अर्थात कि राज्य के जो पूर्ण अथॉरिटी है, पूर्ण प्राधिकार है, उसके विरुद्ध जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका जो मूवमेंट प्रारंभ हुआ था उसमें भी नेचुरल लॉ के सिद्धांत का ही इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जबकि नेचुरल लॉ की थ्योरीज का उपयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इन विभिन्न सिद्धांतों को सुविधा के लिए फिर से हम इन विभिन्न कालों के माध्यम से जानेंगे, जैसे कि एंशिएंट थ्योरीज यानी प्राचीन सिद्धांत कौन से थे प्राकृतिक विधि के अंतर्गत, फिर मिडाइवल थ्योरीज यानी मध्ययुगीन सिद्धांत, उसके बाद में रेनेसांस,
थियोरीज यानी पुनर्जागरण काल सिद्धांत, और फिर मॉडर्न थियोरीज यानी कि आधुनिक सिद्धांत। अब इन विभिन्न सिद्धांतों में हम भिन्न भिन्न ज्यूरिस्ट्स के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, जैसे कि हुए हेराक्लिटस, सोक्रेटिस जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं, प्लाटो, अरिस्टोटल, अरस्तु, है ना, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, एक्विनास, ह्यूगो ग्रोशियस, इनको आप इंटरनेशनल लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में पुफेनड्रॉफ, होब्स, कांट, रॉल्स इत्यादि। तो इन सभी के द्वारा जो भिन्न सिद्धांत दिए गए हैं इन अलग अलग कालों में, उनकी हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में हम लोग साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस प्राकृतिक विधि विचारधारा का विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या योगदान रहा है, और साथ ही साथ यह भी कि भारत में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है। ठीक है ना? तो आशा है कि आप लोग सभी अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे, अपना भी और अपने परिवार के सदस्यों का भी और अन्य सभी का भी। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ईश्वर आप लोगों को सफल करे। और अब धीरे धीरे करके जो त्योहार हैं हमारे वो सब आ रहे हैं, तो आप लोगों को सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक इन त्योहारों को मनाइएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।